गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ेंगे आज मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पढ़ लिया। तुर्क शासक थे, तुर्क है ना? और पहला अफगान शासक बहलुल लोदी, बहलुल लोदी। फिर मुगल कौन थे? दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो तुर्क थे। और फिर इसी में से एक वंश लोदी वंश, ये क्या थे? अफगान थे। और फिर मुगल आए, तो मुगल कौन थे? तुर्की और सुन्नी मुसलमान। हाँ, तुर्की और सुन्नी मुसलमान। तुर्क सुन्नी मुसलमान, ठीक। चगताई तुर्क बोला गया है बाबर को, चगताई तुर्क। अपन डिटेल में पढ़ेंगे कितने सम्राट हुए इसमें, मुगल बादशाह कितने हुए। तो जैसे मौर्य काल अपन ने पढ़ा, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल। तो ऐसे इसको भी दो पार्ट में पढ़ना है, एक मुगल काल और दूसरा उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल। तो मुगल काल में मुख्य शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और कितने बादशाह? छह मुख्य बादशाह, मतलब 6 दिन की हमारी ये कहानी, 6 दिन में 6। इसके बाद में है लगभग 3 से 4 दिन हमें इनकी स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, ये सब के ऊपर बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें कम से कम 6 दिन, और 6 और 6 12 दिन में हमारा, मतलब मुगल काल भी और उत्तरोत्तर मुगल काल, ये दोनों हमारा क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है। कितनी तारीख है? 1, मतलब 12 तारीख हम मुगल काल से स्वतंत्र, मुगल काल से क्या हो जाना चाहिए? हमें स्वतंत्र हो जाना चाहिए। अब इसमें आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। चलो, क्या पढ़ के आए आप मुगल काल के बारे में? कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ताली बजाएं इनके लिए। हाँ, आप बताओ क्या पढ़ा मुगल काल के बारे में? नहीं पढ़ा। पंकज जी? हाँ, के बारे में शुरुआत से पढ़ा है। शुरुआत से पढ़ा होगा। किस एरिया के शासक थे मुगल प्रारंभ में? सर, फरगना के। बस इतना ही तो पढ़ने के लिए बोला था। ये कहाँ से आया था? फरगना का शासक था। क्या नाम था इनके पिताजी का? उमर शेख मिर्जा। पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और किसका वंशज था ये? तैमूर का 14वां वंशज। और माँ का नाम क्या बताया था? कुतुब निगार खान, कुतुब निगार खान। और ये चंगेज खान, चंगेज खान मतलब मंगोल। और इसके इधर से कौन सा वंशज था ये? और पिता की ओर से 5वां। चलो अभी पढ़ेंगे अपन, उसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया। और वहां पर है उज्बेक या सफवी वंश। इसको और पहले की देखते हैं, बाबर के बारे में। तो बाबर के वंशजों के बारे में देखें तो मध्य एशिया, उज्बेक, सफवी वंश, और वहां पर एक शासक है, एक राज्य का नाम है समरकंद। समरकंद, समरकंद का शासक अहमद मिर्जा। समरकंद का शासक अहमद मिर्जा। हम इसलिए पढ़ रहे हैं इसको, समरकंद को, क्योंकि बाबर का जो प्रारंभिक अभियान जो हुआ है वो काय के ऊपर हुआ है? समरकंद के ऊपर। उसकी जो इच्छा थी कि समरकंद को विजय प्राप्त कर लूं और अपने साम्राज्य का विस्तार करूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समरकंद का शासक कौन? अहमद मिर्जा। और ये कहां का शासक था? बाबर?
फरगना। फरगना की राजधानी क्या थी? विजय। अभी तो कुछ शुरुआत भी नहीं हुई, कहना अच्छे से कहाँ से बता देंगे। हाँ, क्या नाम इनका? आस्था जी, आप बताएंगे? नहीं, कभी नहीं आया पढ़ने में किसी कल ही पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा। कल पढ़ा था आपने इसको? इसकी राजधानी भी पढ़ा था? चलो, बहुत बढ़िया बात है। आंदीमान। आंदीमान राजधानी क्या है उसकी? आंदीमान। अब बाबर का प्रारंभिक परिचय पढ़ते हैं अपन। बाबर, बाबर के जन्म से लेकर मुगल बादशाह बाबर कैसा बना, यहां तक हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। और इनका शासनकाल है 1526 से लेकर 1530 तक, 4 वर्ष का अल्प शासन का मुगल बादशाह बाबर। 4 वर्ष का अल्प शासन का। जन्म इनका बड़े अच्छे समय में हुआ, माने या न माने लोग अब मनाते जरूर। क्यों हुआ, क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 फरवरी सबको याद रहता है, युवा वर्ग में विशेष रूप से 14 फरवरी 1483। और काम हुआ इसका फरगना में। फरगना एक प्रदेश है। फरगना ट्रांस ऑक्सियाना, कल इस शब्द का भी इस्तेमाल किया था मैंने, ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र में 1483, 14 फरवरी 1483। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। पिता ये सबको पता है वैसे, उमर शेख मिर्जा। और माता कुतुलुग निगार खान। वंशज यदि देखिए अपन, वंशज तो उस समय के 2, एक तुर्क और दूसरा मंगोल। तुर्क में पितृपक्ष से तैमूरलंग, पितृ पक्ष से तैमूर लंग। और इसका कौन सा? 5वां वंशज, 5वां वंशज। और मातृ पक्ष से किसका बताया मैंने? चंगेज खान का। चंगेज खान का 14वां वंशज, 14वां चंगेज खान का 14वां वंशज। तो लेकिन ये बाबर ने कभी भी अपने को मंगोल स्वीकार नहीं किया, कभी मंगोल नहीं बोला। वो अपने आप को क्या बोलता था? तुर्क। और कौन सा तुर्क? चगताई। चगताई तुर्क। क्या बोला उसने अपने आप को? चगताई तुर्क। यदि सीधे से क्वेश्चन बन जाए कि बाबर किस वंश का था, तो चगताई तुर्क, चगताई तुर्क था। कौन था एक चगताई? चगताई जैसे अब तुर्क अलग और चगताई अलग। तुर्क ये इधर से था और चगताई मतलब चंगेज खान की ओर से था। जैसे चंगेज खान किस भारत पर आक्रमण किया क्या इसने? नहीं, करने के बारे में सोच तो रहा था ना चंगेज खान। अलाउद्दीन नहीं, इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश के समय में है? किसका पीछा करते हुए? ख्वारिज्म के अंतिम शासक जियाउद्दीन मांगबरनी, जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए आ रहा था। लेकिन इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी, तो फिर वो उसका पीछा करते बाहर के बाहर ही निकल गया। ये पढ़ा अपन ने। चंगेज खान, इसका एक पुत्र था और उसका नाम था चगताई। चंगेज खान के पुत्र का नाम क्या था? चगताई। तो इधर से उसने क्या लिया? चगताई। और इधर से क्या लिया? तुर्क। इसलिए क्या बन गया वो? चगताई तुर्क। तो चगताई वंश का यदि लिखना चाहे तो कहीं लिख सकते हैं, चंगेज खान के
द्वितीय पुत्र के नाम पर, चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर। मैंने पहले भी बताया था कि इनके पिताजी की मृत्यु कब हो गई थी, जब ये 11 वर्ष का था। जब ये 11 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हुई। अब कई राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं अपन, तो उनके साथ में यही होता है हादसा। क्या होता है, पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जिम्मेदारी बचपन से आ जाती है, शासन दूसरे लोग छीनने लग जाते हैं, इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे अकबर के बारे में पढ़ेंगे अपन, अकबर का जीवन भी कितना 13 वर्ष की अल्पायु में उसे शासक बनना पड़ेगा। ठीक, तो ये दिक्कतें आती थी। तो अब हर कोई ये थोड़ी सोच सकता है कि भाई मेरे पिताजी है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा सोचना नहीं है किसी को भी। उनके रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 11 वर्ष की आयु में इनके पिताजी की मृत्यु के बाद 1494 ईस्वी में, कितने वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। चौदह सौ चौरानवे ईस्वी। अब इसके सैन्य अभियान तो हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पश्चिम एशिया, पश्चिम में, और फिर अपन पढ़ेंगे पूर्व में। पश्चिम में तो सबसे पहला इसका 1494 में। और शुरुआत कहां से की थी उसने, मैंने बताया था आपको कल, किधर से शुरुआत की थी, समरकंद। 1494 समरकंद। असफल प्रयास। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गया था, वहां पे जीत तो गया, लेकिन जैसे वो वापस आया फिर से वहां स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो इसका आक्रमण क्या हो गया, विफल हो गया। फिर वह अधिकार किया और जैसे ये वापस आया फिर जैसे की वैसी स्थिति। फिर 1497 फिर से समरकंद दोबारा किया उसने, और 100 दिवस तक अधिकार रहा। फिर वापस जैसे की वैसी स्थिति, फिर 1501, ये अंतिम प्रयास बोलेंगे वहां पर, 1501। और ये भी कहां पर, समरकंद। और वहां पे शासक है शैफानी खान को परास्त कर समरकंद पर अधिकार। 1501। तो 3 उसके वहां पर 1494, 1497 और 1501। समरकंद पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन सत्ता स्थापित नहीं कर पाया। फिर से वापस जैसे ही वो इधर आता था वहां पर पुनः जैसे की वैसी परिस्थितियां बन जाती थी। तो अब उसने सोचा कि इधर प्रयास करना बेकार है, अब इधर न जाके, पश्चिम में न जाके, अब हमें कहाँ जाना चाहिए, पूर्व की ओर प्रयास करना चाहिए। तो पूर्व में अब हम देखेंगे, पूर्व में
अब ट्रांस आशियाना क्षेत्र से लगा हुआ है, काबुल, कंधार, मकरान, ये वाले क्षेत्र लगे हुए हैं। तो अब उसने यहां से शुरुआत किया और 1504 यहां से महत्वपूर्ण है। और सबसे पहला आक्रमण किया उसने काबुल पर अधिकार 1507 ईस्वी। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनकी पैतृक उपाधि क्या थी, क्या कहते थे? जैसे पिताजी का नाम क्या बताया मैंने? उमर शेख मिर्जा। तो मिर्जा जो है इनकी उपाधि हुआ करते थे। जो फरगना का शासक बनता था तो वो किस उपाधि से? मिर्जा की उपाधि से बनता था, मिर्जा। तो इनकी पैतृक उपाधि मिर्जा थी। लेकिन अब देखो 1507 ईस्वी पर काबुल, कंधार, इन प्रदेशों को वो जीत चुका था। काबुल, कंधार, मकरान, इन सब पर अधिकार हो चुका था उसका। तब उसने क्या किया? उपाधि धारण की, बादशाह की। ठीक, लिखेंगे बादशाह की नहीं, पादशाह। 1507 ईस्वी में पैतृक उपाधि मिर्जा को छोड़ पादशाह की उपाधि धारण की। अब देखते हैं भारत पर आक्रमण उसके। भारत पर आक्रमण, प्रारंभिक आक्रमण देखेंगे वो भी। प्रारंभिक आक्रमण जरूरी नहीं है कि उसने पहला जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध ही लड़ा हो, नहीं। उसने प्रयास किए सीमा प्रांतों के ऊपर, और सीमा प्रांतों पर जब उसने विजय प्राप्त की तभी ये जो राणा सांगा है या दौलत खान लोदी है या आलम खान लोदी है, इन्होंने उसको और अंदर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया है। भारत पर आक्रमण लिखेंगे बाबरनामा के अनुसार भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू शासक थे। 2 हिंदू शासक थे। अब 2 हिंदू शासक कौन होंगे? प्रिया को पता होगा। हाँ, मेवाड़ और विजयनगर। मेवाड़ का शासक राणा सांगा और विजयनगर में कृष्णदेव राय। ये क्वेश्चन बनता है। 2 हिंदू शासक। अब मुस्लिम शासकों की बात करें तो 5 थे। जैसे पंजाब का सूबेदार था एक दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी, एक बहमनी साम्राज्य। तो ऐसे कुल मिलाकर 5 थे। तो भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू शासक थे। और इसमें सबसे शक्तिशाली किसको बताया? कृष्णदेव राय। सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय। पंद्रह 1519 में पहला आक्रमण उसका पेशावर जो प्रारंभिक आक्रमण उसके। तो 1519 में पेशावर, अभी लग रहा है पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत का हिस्सा था। फिर 1520 बाजोर, भेरा और सियालकोट। बाजोर, भेरा और सियालकोट। अब यदि क्वेश्चन बन जाए बारूद का सबसे पहली बार प्रयोग कब किया था, तो भेरा के किले को जीतने में किया था। और हम पानीपत के युद्ध में ही समझते हैं। कौन से किले पर? भेरा के किले पर जब उसने आक्रमण किया था तब पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। बारूद का प्रयोग कैसे करते थे मैंने बताया। जो धनुष बाण है उसके ऊपर
बारूद लगाकर उसको चलाते थे तो उससे विस्फोट होता था। शुरुआत ऐसे हुई है बारूद का उपयोग करने की। ऐसे नहीं कि सीधा तोप वगैरह बन गई थी, नहीं, पहले इस तरीके से उपयोग होते थे, मतलब फेंकने वाले चीजें। इसके बाद 1525 पंजाब का दौलत खान लोधी, पंजाब का दौलत खान लोधी। कितने लोगों ने निमंत्रण दिया था बाबर को? 3 लोगों ने। एक कौन? आलम खान लोधी। कौन था ये? चाचा। एक पंजाब का सूबेदार, एक दौलत लोधी, दौलत खान लोधी, और एक मेवाड़ का शासक राणा सांगा। तीनों ने मिलकर उसको निमंत्रण दिया था। इसने क्यों बुलाया था? राणा सांगा ने। राणा सांगा ने क्यों बुलाया था? सबके अपने अपने उद्देश्य थे, ठीक, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाबर ने पानीपत से पूर्व भारत पर, ये पानीपत के ऊपर जो आक्रमण हुआ है वो कौन सा आक्रमण था उसका, किस क्रम का, या ये क्वेश्चन कोई बता सकते हैं ऑनलाइन वाले? क्योंकि प्रश्न उठता है ये। हाँ बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है क्या? प्रिय, हाँ ऑनलाइन वाले बोलो, फिर से बोलो इस बार। चौथा या पांचवा? चौथा इसलिए क्योंकि मैंने 3 लिखा दिए, तो ये चौथा होगा, और मेरे से गलती हो गई हो तो। पहला आक्रमण कहाँ हुआ था उसका? पेशावर पर। यही तो गलती हुई है। पहला जो आक्रमण हुआ है वो हुआ था उसका बाजोर पर। तो पहला आक्रमण 1518-19 में वहां ऐड करेंगे बाजौर पर, और बाजौर की राजधानी हुआ करती थी भेरा। तो भेरा के किले पर 2 बार उसका आक्रमण हुआ है, एक 1518-19 में, एक 1520 में। तो पानीपत का जो आक्रमण हुआ है वो उसका 5वां आक्रमण था। तो उसके पूर्व वो कितनी बार आक्रमण कर चुका था? 4 बार आक्रमण कर चुका था। पहला बाजौर पर, बाजौर, भेरा, और इसी में उसने सबसे पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। बाजौर, भेरा के किले को जीतने के लिए उसने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। क्वेश्चन बन जाता है कि बाबर ने सबसे पहली बार तोपखाने का प्रयोग या बारूद का प्रयोग कहां पर किया था? तो कहां पर किया था? भेरा के किले पर। बाजौर एक प्रदेश है और वहां जो किला है उस किले को क्या बोलते हैं? भेरा का किला। वहां पर किसका शासन था? कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किसके विरुद्ध किया था? किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध पहली बार बारूद, ब्रैकेट में लिखेंगे, तोपखाने का प्रयोग 1518-19, बाजौर, भेरा का किला, और किसके विरुद्ध? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? 3।
पानीपत का प्रथम, इसके द्वारा लड़े गए युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद में राणा सांगा के साथ, पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, तीसरा हम पढ़ेंगे चंदेरी, मध्य प्रदेश में है ये, चंदेरी का युद्ध, और लास्ट घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये 21 अप्रैल तारीख बताई होगी, 21 अप्रैल 1526, 1527, 1528, 1529, ये सन सहित हमें सही जोड़ी मिलाने के लिए कभी कभी दे देते हैं। फिर डिटेल में बता रहा हूं अब इनके विषय में। पहले इसको समझते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें कंफ्यूज होते हैं। पानीपत के 3 युद्ध हुए। तो पहला तो ये है पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध, और ये होगा मुगल बादशाह अकबर और हेमू आदिल शाह के बीच। हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू के बीच, जो कि दिल्ली का शासक होगा। अंतिम हिंदू शासक है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, हेमू। तो इन दोनों के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध। फिर है पानीपत का तृतीय युद्ध। अभी एक मूवी आई थी ना पानीपत, तो तृतीय युद्ध पर बनी है वो। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में तीनों युद्धों को हम पढ़ेंगे। तो ये हम बात करें बाबर के समय जो हुआ है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। अब क्यों हुआ? देखो, बाबर ने प्रारंभिक अभियान कर लिए। जो देशी राज्य थे उसको ये पता था कि ये जीत सकता है। दौलत लोधी को पता था कि ये जीत सकता है, आलम खान लोधी को पता था कि ये जीत सकता है, राणा सांगा को पता था कि ये जीत सकता है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये यहीं पर स्थायी रहेगा। उनको ये लग रहा था कि ये तो फरगना के रहने वाले हैं, यहाँ आएंगे, लड़ेंगे, अपना खर्चा लेंगे और चले जाएंगे, इसलिए उन्हें बुलाया गया था। और इब्राहिम लोधी अकेला लड़ा, बाकी लोग नहीं लड़े। तो वो युद्ध स्तर पर ही, क्योंकि वो तीर चलाते थे बारूद लगा के। हर जो लोधी साहब थे ये हाथी पर चलते थे, हाथी पर चलते थे। तो ऐसा बोला जाता है कि जो तीर है वो बारूद वाला, जो हाथी के ऊपर ही आके गिर गया, और उसके ऊपर जो बना रहता है बैठने वाला ओदा, उसके उसमें आग लग गई, और आग लगने से हाथी क्या हो गया? पागल हो गया, और वो उछल कूद करने लगा, अपनी सेना को तबाह करने लगा, और ये लोधी साहब नीचे गिर गए और युद्ध स्तर पर ही मारे गए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, बाबर विरुद्ध इब्राहिम लोधी। तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग। तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग, इसका कारण क्या है? तुलगमा युद्ध पद्धति नेहा जी आप बताएं। नहीं पता? बिल्कुल भी नहीं पता आपको? आप तो बताओगे। हाँ, आज तो प्रमोशन हो गया था आपका, है ना? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्वेश्चन पूछ के कुछ कॉन्फिडेंस आया क्या आपको? आया ना? ठीक है। देखो, तुलगमा युद्ध पद्धति, इसमें ये दुश्मन की सेना है, ये दुश्मन की सेना है। बाबर अपनी एक सेना यहां खड़ी करता था, और वो संख्या में उसको बहुत कम दिखते थे, दुश्मन को बहुत कम। लेकिन वो क्या करता था, बहुत बड़ा पार्ट एक इधर से भेज देता था और एक इधर से भेज देता था। मतलब सेना के ऊपर कितनी ओर से आक्रमण करता था वो? 3 ओर से। और इनको दिखता जाता सिर्फ यही वाला पार्ट, और ये इधर आगे बढ़ते थे और ये पीछे से आके उनको घेर लेते थे। ये है तुलगमा
तुलगमा युद्ध पद्धति, मतलब तीन ओर से आक्रमण करना। तुलगमा युद्ध पद्धति, तीन ओर से आक्रमण करना, तीन ओर से आक्रमण करना, तुलगमा युद्ध पद्धति। अब क्या बाबर ने अपने माता पिता से सीखी थी? किसी से तो सीखी होगी। तो ये सीखी थी उसने उज्बेकों से। ये क्वेश्चन भी बना है, उज्बेकों से सीखी थी। तुलगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से सीखी थी, उज्बेकों से सीखी थी। अब पहली बार वो पानीपत के युद्ध में जीता। उसको ऐसा लगा, अब जैसे आप लोग भी पढ़ रहे हो, पहली पास तो किया होगा आप लोगों ने, दूसरी भी किया, तीसरी भी किया, 12वीं भी पास कर लिया, फर्स्ट ईयर भी किया, लेकिन अभी तक ऐसा लगता होगा नहीं ये तो डेवलपमेंट है, चलते रहता है, पढ़ते तो भी पास हो जाते, नहीं पढ़ते तो भी पास हो जाते हैं। लेकिन यदि पीएससी का प्री निकल जाए, पीएससी का प्री निकल जाए तो ऐसा लगेगा ना कि नहीं यार, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं कुछ चीज हूं करके। तो ऐसा उसे एहसास हुआ यार पहली बार कोई जीत मैंने हासिल की है, अभी तक तो हो रही थी लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहली बार मैंने कोई जीत हासिल की है। और उसने बादशाह की उपाधि धारण किया। पहले जब उसने कौन सा काबुल पर अधिकार, कंधार पर अधिकार किया था, तब उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 में बादशाह की उपाधि। और 1526 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन बनता है, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बादशाह की उपाधि धारण की, खाकान की उपाधि धारण की, उसकी एक उपाधि खाकान भी थी। खाकान की उपाधि धारण की। अब काबुल के जो सिपाही थे, काबुल के सिपाहियों ने उसकी बहुत मदद की थी इस युद्ध को लड़ने के लिए। अस्त्र शस्त्र धन दौलत ताकत सब दिया था उन्होंने। तो ये उनसे बड़ा खुश हुआ। कौन? बाबर। अभी सुन लो, लिखना नहीं है अभी कुछ। बड़ा खुश हुआ और जब ये युद्ध जीता तो उसने एक जश्न मनाया और हर काबुल वासी को एक एक सिक्का दिया, एक एक सिक्का दिया, स्वर्ण मुद्रा दी सबको, काबुल वासियों को। काबुल वासी और खुश हो गए, और खुश हो गए, क्योंकि लाडली बहना है तो 1000 रुपए 1200 रुपए में खुश होती है। अब उस समय सोने का एक एक सिक्का दिया तो खुश तो होना ही चाहिए था, कोई बुराई थोड़ी है उसमें। यदि कोई पैसा दे रहा है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारे विवेक पर डिपेंड होना चाहिए। ठीक, तो काबुल वासियों ने उसे कलंदर की उपाधि दी। ये क्वेश्चन भी बनता है, काबुल वासियों ने कलंदर की उपाधि दी। वो वहां ठीक करूंगा मैं। चांदी का सिक्का दिया था, सोने का नहीं। प्रत्येक काबुल वासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, इसलिए काबुल वासियों ने उसे कलंदर की उपाधि दी। तो 3 उपाधियां धारण की उसने। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद एक बादशाह की उपाधि धारण की, खाकान की उपाधि धारण की, और काबुल वासियों ने उसे कलंदर की उपाधि दी। ये क्वेश्चन बनता है, किस मुगल बादशाह को कलंदर के नाम से जाना जाता है? तो किसको? बाबर। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब इस युद्ध में एक तो तुगलमा युद्ध पद्धति अपनाई थी और दूसरी थी उस्मानी विधि। उस्मानी विधि। तुलगमा मैंने समझा दिया। ये तुलगमा मतलब सेना का 3 ओर से वो आक्रमण करता था। और उस्मानी विधि है तोपों को चलाने की विधि। तोपों को चलाने की विधि। वे तोप कैसे चलाएंगे? तो क्या करते थे वो? 2 घोड़ों के बीच में तोप रखते थे और उसको आगे लेकर जाते थे, तो उसे कहते थे उस्मानी विधि। उस्मानी विधि 2 गाड़ियों के मध्य
व्यवस्थित स्थिति में तोपों को रखना, इसे कहते हैं उस्मानी विधि। उस्मानी विधि। अब बाबर के विजय के तो ढेर सारे कारण हैं और भारतीयों के पराजय के भी कारण हैं, तो हम पराजय के कारण लिख लेते हैं। हाँ, 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 बाजोर भेरा का किला। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। दूसरी जो 1520 ईस्वी में बाजोर, सियालकोट, इन सभी जगह 2-3 जगह आक्रमण किया, उसका कारण क्या था? पहले जो आक्रमण कर रहा था तो उसका उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना। वैसा कोई स्थायित्व उसका नहीं, वैसा कोई स्थायित्व नहीं था और वो रहा भी नहीं वहां पर। उसने अपनी राजधानी नहीं बनाया, राज्य का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन बाद में उसके मन में यह आया कि मुझे भारत की ओर, अंदर की ओर जाना है। तब उसने सोचा कि इनको पराजित करके अपने राज्य का हिस्सा बना। पहले लूटमार करना उसका उद्देश्य था, धन प्राप्त करना उसका उद्देश्य था, और उसके बाद में वो आक्रमण करता और वापस चला जाता था। जैसे अपन ने समरकंद के ऊपर भी देखा, 2-4 बार प्रयास किया और जब वापस आता तो जैसी की वैसी स्थिति में हो जाता था। तो यही प्रक्रिया यहां पर हुई बाजोर में। बाजोर भेरा का किला, मतलब पूर्ण रूप से वो जीत नहीं पाया था, उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाया था, लेकिन अब क्या था, उसको स्थायी रूप से यहां शासन करना था। इसलिए जो भी वहां से रास्ते में जो भी राज्य पड़ रहे थे उनके ऊपर वो अधिकार कर रहा था। तो उसने पहले बाजोर में भेरा के किले पर आक्रमण किया, उसके बाद पेशावर, फिर बाजोर, सियालकोट, पंजाब, धीरे धीरे भारत की सीमा में उसने प्रवेश किया। पराजय के कारण तो सबसे पहला एकता का अभाव। एकता का अभाव, एकता का अभाव। किसके बीच में एकता का अभाव? अब इस इतना पॉइंट लिखा है तो अपने को राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, इन सब के बारे में लिखना पड़ेगा कि आपस में मिल करते क्या नहीं, बल्कि वो तो उसको आमंत्रण दे रहे थे बाबर को। दूसरा अकुशल सेनापतित्व। अकुशल सेनापतित्व। अब जैसे बाबर को जीतना था तो उसने पहले से प्लानिंग करके रखी थी कि तोपों को कैसे सजाना है, उस्मानी विधि से। सेना का संचालन कैसे करना है, तुगलक विधि से, कि एक साथ में पूरी सेना को नहीं लाना है, 3 भागों में बांटना है। एक सामने से आक्रमण करेगा और 2 पीछे से आक्रमण करेंगे, 3 ओर से उसे आक्रमण करना था। इब्राहिम लोदी की ऐसी कोई प्लानिंग थी क्या? नहीं। इसके बाद में अफगान सरदारों की क्षुब्धता। अफगान सरदारों की क्षुब्धता। अफगान सरदार जैसे दौलत खान लोदी, उसका चाचा आलम खान लोदी, इन्होंने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। तो ये 3 उनके पराजय के कारण। परिणाम, परिणाम क्या हुआ? लोधियों का शासन समाप्त हुआ, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। निर्णायक युद्ध माना जाता है, निर्णायक युद्ध। अब हम बात करते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, और ये हुआ है 17 मार्च 1527। सत्रह मार्च 1527 खानवा। और मतलब खानवा तो एक स्थान का नाम है जहां पर यह युद्ध
लड़ा गया है, लेकिन किसके विरुद्ध लड़ा गया था? मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में। मुगल साम्राज्य। हाँ, मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा, देखो यहां कभी शासक का नाम भी पूछ लेते हैं तो उसमें दे देते हैं राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, ऐसे 3-4 नाम दे देते हैं जो कि सबके सब यहाँ से संबंधित है। लेकिन ये युद्ध लड़ा किसने था? राणा सांगा। बाबर वीएस राणा सांगा के बीच में। आगरा से 40 किलोमीटर दूर, आगरा से 40 किलोमीटर दूर। अब पहली बार क्या हुआ? पानीपत का युद्ध, और इसमें ऐसी कोई एकता इन्होंने दिखाई नहीं, और उसमें क्या हो गई? पराजय हो गई। तो इन्होंने सोचा कोई संगठन बनाया जाए राजपूतों ने। भाई हम हारे क्यों? पहले इब्राहिम लोदी हारा क्यों? तो उन्होंने उसका कुछ आकलन किया, तर्क लगाया और सोचा कि अब हमें एक हो जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? एक तो मेदिनी राय, एक संगठन बना, और उसमें कौन कौन शामिल था? मेदिनी राय। मेदिनी राय कौन? चंदेरी का राजपूत शासक मेदिनी राय। दूसरा हसन खान मेवाती, इनके सेनापति के रूप में काम करते थे ये, मतलब मेवाड़ की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था इसका। हसन खान मेवाती। एक है इब्राहिम का भाई। अब इब्राहिम लोदी तो मारा गया, उसका शासन भी चला गया, तो उसका एक भाई था और उसका नाम था महमूद लोदी। इब्राहिम का भाई महमूद लोदी। और एक कौन होगा? अब इब्राहिम लोदी तो चला गया बेचारा, उसका भाई है। और एक कौन होगा? आलम खान चाचा। अब उसको तो कुछ मिला ही नहीं बेचारे को, तो आलम खान लोधी। इन सब ने मिलकर राणा सांगा के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और बाबर के विरुद्ध लड़ने की तैयारी की। लेकिन बोलते हैं तुम डाल डाल हम पात पात। क्या मतलब होता है आस्था इसका? डाल डाल पात पात। साजिश का जवाब साजिश से देना, चतुराई का जवाब चतुराई से देना। मतलब जैसे को तैसा। जो हम 9 के बारे में सोच रहे हैं, सामने वाला 10 की तैयारी कर रहा है, हम 10 के बारे में सोच रहे हैं, वो 11 की तैयारी कर रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? डाल डाल तुम पात पात। तो यहां क्या हुआ? बाबर ने एक नारा दिया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है जिहाद। ये क्वेश्चन भी बनता है। जिहाद का नारा जो है बाबर ने किस अभियान के दौरान दिया था? किस अभियान के दौरान? खानवा का युद्ध। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन वाला कोई बताए? ऑनलाइन वाले, जिहाद धर्म के नाम पर लड़ाई करना। बहुत बढ़िया। धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब इनको पता था कि ऐसा नारा देने से लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, तो फिर पानीपत के प्रथम युद्ध में क्यों नहीं किया था? ठीक है, नहीं पता? पता तो है आप लोगों को, क्योंकि तब दोनों पार्टी इस्लाम थी। वे इस्लाम से लड़ रहे थे, वहां धर्म युद्ध के साथ। और यहाँ शासक कौन है? राजपूत, हिंदू शासक है, और एक तरफ कौन है? मुस्लिम। तो इसलिए इसमें नारा कौन सा दिया उन्होंने? जिहाद का नारा दिया। और अब पता था कि अब यहाँ हार भी सकते हैं, मजबूत शासक है, संगठन बना लिया है, तो फिर लोगों को क्या करना है? उत्साहित करना है, जान पे खेलने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। भाई लोग इसलिए नहीं लड़े क्योंकि मैं बोल रहा हूं, नहीं, इसलिए लड़े क्योंकि उनका धर्म खतरे में है, धर्म संकट में है। और धर्म के मामले में लोग कितने एग्रेसिव हो जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक, तो कौन सा नारा दिया इसने?
जिहाद का नारा दिया, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध का नारा दिया। अब इस्लाम में क्या होता है? शराब प्रतिबंधित है, वर्जित है। इस्लाम में क्या है? शराब वर्जित है। तो सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए उसने क्या किया? शराब पर प्रतिबंध लगा दिया कि ना मैं पीऊंगा, ना ही किसी को पीने दूंगा। और ये सब शरीयत के अनुसार बताया उसने। वो अपना उद्देश्य बताएगा नहीं, शरीयत का नियम बताया। शराब पर प्रतिबंध लगाया, तमगा कर बंद कर दिया। तमगा यानी ओहदा, पद। ये जो अधिकारियों पर, जो उच्च पदों पर नियुक्त थे, इनको ये जैसे अभी इनकम टैक्स वगैरह देना पड़ता है, तो वैसे उनसे टैक्स लेते थे, वो टैक्स लेना बंद कर दिया। तमगा कर बंद कर दिया। गाजी की उपाधि धारण की उसने। ये क्वेश्चन भी बनता है, ये युद्ध जीतने के पहले ही उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। क्या होता है गाजी की उपाधि? विधर्मियों का नाश करना, धर्म रक्षक, योद्धा एवं धर्म रक्षक। गाजी की उपाधि धारण के अर्थात योद्धा व धर्म रक्षक, धर्म प्रचारक की उपाधि धारण की। अब जब सेनाएं आमने सामने हुई तो बाबर और जो राणा सांगा की सेना का अनुपात कितना था? 1:2। बाबर की सेना आधी थी, इन सबकी सेना के अनुपात 1:2। बाबर और राणा सांगा की सेना का अनुपात कितना था? 1:2। लेकिन इन्होंने तैयारी कैसे की थी? कूट कूट कर भरा हुआ था ज्ञान लोगों के मन में। वो लोग सिर्फ जीतने के लिए लड़ रहे थे और ये अपने मान सम्मान सबके लिए लड़ रहे थे। वहां राणा सांगा की सेना में अब पता नहीं मजदूर भी हो सकते हैं, जिनको सिर्फ दिन भर लड़ना है, शाम को छुट्टी हुई कि घर जाना है। हार जीत से उनको कोई मतलब नहीं था। ऐसे थे बाबर की सेना में। लेकिन इधर क्या था? मान सम्मान की लड़ाई थी, धर्म रक्षा की लड़ाई थी। तो ये तो एकदम जी जान पे खेल रहे थे। इसमें राणा सांगा की पराजय हुई। क्या किया था फिर बाबर ने? यमुना जी, आप लोगों में से कोई बताएगा क्या किया था? मीनार बनवाई थी। मीनार क्या होती है? मीनार राजपूतों की गर्दनों की मीनार बनाई थी उसने। महिलाएं तो जौहर करती थी फिर, और पुरुष लोगों के साथ में क्या, उनकी गर्दनें काटते थे, एक के ऊपर एक ऐसे जमाते थे, और उसके ऊपर जो विजेता होता था वो खड़ा होके संदेश देता था कि मैं जीत गया हूँ। तो राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई थी। तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो कौन सा नारा दिया उसने? जिहाद का नारा दिया, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, तमगा कर को बंद कर दिया, गाजी की उपाधि धारण की, और जब जीत हुई तो उसने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी। अब चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध गणतंत्र दिवस के दिन हुआ था। अर्थात आप बताओ किस दिन हुआ था, किस तारीख को? आप यही हो? अभी हॉस्पिटल में तो नहीं पहुंचे? किस तारीख को हुआ था ये चंदेरी का युद्ध? 29 जनवरी 1528 कि 26 जनवरी 1528? हाँ जी, 29 जनवरी कहीं लिखा है क्या आपके पास में? क्योंकि मेरे पास जो लिखा है 26 जनवरी लिखा है।
मेरे नोट्स में जो है वो 26 जनवरी है। आपके हिसाब से? सर पिछली बार 29 जनवरी लिखा गया था। अच्छा, पिछली बार 29 जनवरी लिखा गया था। ठीक है, हम इसके ऊपर कल भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी 26 जनवरी 1528। 26 जनवरी 1528 और ये हुआ है मेदिनी राय और बाबर के बीच में। मेदिनी राय, ये चंदेरी का युद्ध 26 जनवरी 1528 मेदिनी राय पर आक्रमण किया बाबर ने। और मेदिनी राय कौन था? राजपूत शासक, जिसने राणा कुंभा के साथ में लड़ाई की थी। राणा कुंभा के साथ में लड़ाई की थी और चंदेरी का शासक था। राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत किया। यहां पर भी जिहाद का नारा दिया था। मीनार का निर्माण किया था। मेदिनी राय की पुत्रियों का विवाह कामरान कौन था ये? बाबर का पुत्र, हुमायूं का भाई कामरान, और हुमायूं के साथ किया। ऐसा क्यों किया होगा? उसने सोचा कि कब तक लड़ते रहूंगा मैं, अब कोई वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया जाए तो कम से कम इन लोगों के बीच में बदले की भावना तो नहीं रहेगी। ठीक, क्लियर हो गया? चंदेरी का युद्ध 26 जनवरी 1528, चंदेरी के शासक मेदिनी राय व बाबर के बीच में। मेदिनी राय कौन था? तो राणा सांगा का ये सामंत हुआ करता था, जो कि चंदेरी का शासक था। कहां पड़ता है ये चंदेरी? मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? कहां पड़ता है चंदेरी? अशोकनगर, मध्य प्रदेश में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और ये हुआ है 6 मई 1529। 6 मई 1529, और ये कहां पर? बंगाल बिहार वाले एरिया में हुआ। और कौन शासन कर रहे थे यहाँ पे? अफगान। अफगानों के विरुद्ध बोला जाता है, अफगान शासक थे यहाँ पर। और लोधी, जो अंतिम रूप से, जैसे हमने पढ़ा ना, इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी, ये शासन कर रहा था यहाँ पे। किसके विरुद्ध लड़ा गया? महमूद लोधी के विरुद्ध लड़ा गया। अब बंगाल बिहार, अब दिल्ली के पास में तो समुद्र नहीं है, चंदेरी के पास में भी समुद्र नहीं है। ये पहला युद्ध है मध्यकाल का, जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। जल और थल दोनों में लड़ा गया था। मध्यकाल का पहला युद्ध, जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। एक और बात नोट करेंगे यहाँ पे, जैसे बिहार में तो अपन ने पढ़ लिया महमूद लोधी, लेकिन बंगाल में उसका सामंत रहता था और उसका नाम था नुसरत शाह। नुसरत शाह, बंगाल में नुसरत शाह, ये दोनों की संयुक्त सेना ने लड़ा था। क्लियर हो गया? चारों युद्ध हो गए, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। अब मर गया। कब? 1530। तो हम बात करते हैं, मृत्यु इनकी 27 दिसंबर 1530। कहां पर हुई थी? इसके समय में राजधानी आगरा थी
आगरा था। तो आगरा में इसकी मृत्यु हुई, नूर महल में, नूर महल, और वही दफनाया गया था इसे आराम बाग में। आराम बाग में इसे दफनाया गया, आराम बाग में इसे दफनाया गया, आराम बाग में दफनाया गया। क्लियर एकदम। लेकिन बाबर क्या बोलता था अपने बच्चों को? वो बोलता था जैसे अभी माँ बाप बोलते ना, मैं मर जाऊं तो मुझे ताप्ती ले आना, मेरी अस्थियां वहाँ इलाहाबाद लेके जाना, या मुझे खेत में रख देना कि मैं पीढ़ियों तक खेत की रक्षा करते रहूंगा, ऐसे बुजुर्ग लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसे ही इसकी इच्छा क्या थी? काबुल। पसंदीदा जगह कहाँ थी उसकी? काबुल। तो अस्थायी रूप से इसे कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग में। लेकिन उसे बाद में कहाँ शिफ्ट किया गया? काबुल में। लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार काबुल लेके गए थे। क्या खासियत है इसकी? बाबर की तो बागों का शौकीन था। बाग, चार बाग पद्धति जिसे कहते हैं। कोई भी मुगल कालीन जो स्थापत्य कला देखते हैं तो उसके आसपास का देखते हैं चार बाग। चाहे ताजमहल देखो, कोई भी देखो, तो उसके चारों कोनों पे क्या बनाए जाते हैं? बगीचे बनाए जाते हैं, बागान बनाए जाते हैं। तो ये चार बाग पद्धति का शौकीन था। ज्यामिति विधि से निर्माण करता था उसका। इन्होंने एक बुक लिखी है तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में। यही क्वेश्चन बन गया था, बाबरनामा। अब सबने इतना से याद करके रखा है, बाबरनामा का लेखक कौन है? बाबर। लेकिन ये नहीं लिखी है, अरबी में लिखी है, फारसी में लिखी है, तुर्की में लिखी हुई है, और क्वेश्चन वही बन गया। तो तुर्की भाषा में बाबरनामा या तुजुके बाबरी, बाबरनामा या तुजुके बाबरी एक बुक लिखी है, और इसका फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना। और अंग्रेजी में अनुवाद किया है बेबरिज, बेबरिज ने। मुबैयान, मुबैयान, जैसे अपन ने कल पढ़ा था, सिकंदर लोदी कविता लिखता था, किस नाम से? गुल रुखी उपनाम से वो कविताएं लिखता था। तो ऐसे ही एक पद्य, पद्य मतलब कविता लिखने की, गाने की शैली है मुबैयान। तो मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास, मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास भूमि व सड़कों की माप के लिए, कुल मिला के सड़कों की माप के लिए था। जैसे सड़क बनी है तो कितनी लंबाई है इसकी, तो सड़कों की लंबाई मापने के लिए एक इकाई बनाई थी उसने, गज ए बाबरी। गज ए बाबरी, सड़कों की लंबाई नापने के लिए गज ए बाबरी। कोई कुछ बोल रहा क्या? हाँ, बेबरिज, बेबरिज, बेबरिज। और मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास, सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी का विकास। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा के अनुसार किसने लिखा है हुमायूंनामा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। बस इतना ही। बाबर की पुत्री भी तो हो सकती है। अब हमने जितना पढ़ाई करा उतना ही बताते हैं। ये बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन, ठीक, गुलबदन बेगम। अब चूंकि उसने हुमायूंनामा लिखा है, अपने भाई के बारे में ज्यादा लिखा है, तो इसलिए हुमायूंनामा जब भी पढ़ते हैं, हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। लेकिन ये दोनों किसके? बाबर के वंशज थे।
तो हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम ने लिखा है कि इब्राहिम लोदी की, लिखो, इब्राहिम लोदी की मां द्वारा जहर दिया गया, जिसकी कुछ समय बाद बाबर की मृत्यु हो गई। मतलब बाबर की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, इब्राहिम लोदी की मां ने इन्हें जहर दे दिया था, इस कारण मतलब स्लो पॉइजन दे दिया था, और इसलिए कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई, ये बोला जाता है। बाबर के दो शिकारी भी थे, निशानेबाज। 5 मुस्लिम राज्य की बात की अपन ने, 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन से? एक बंगाल, जिसमें नुसरत शाह शासन कर रहा था, एक था दिल्ली, दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? इब्राहिम लोदी। एक बहमनी साम्राज्य, जो विभिन्न शाखाओं में विभक्त था, एक है मालवा, और एक है गुजरात। गुजरात में भी उस समय बहादुर शाह आदि ये मुस्लिम वंश का शासन था। और हिंदू राज्य अपन ने पढ़ ली, मेवाड़ और विजयनगर। स्मिथ क्या बोलता है बाबर के बारे में? स्मिथ का कथन है, स्मिथ किसी देश व काल के, किसी देश व काल की उच्च सम्राटों में, किसी देश व काल के सम्राटों में उच्च पद पाने योग्य बताया, उच्च पद पाने योग्य बताया, उच्च पद पाने योग्य बताया। वह इलियट क्या बोलता है? इलियट बाबर का जन्म, पालन पोषण व प्रशिक्षण, बाबर का जन्म, पालन पोषण व प्रशिक्षण इंग्लैंड में होता तो अवश्य ही हेनरी चतुर्थ होता, हेनरी चतुर्थ होता, हेनरी चतुर्थ। मतलब उसके अंदर क्षमताएं बहुत थी, लेकिन क्या हुआ, उसका जीवन शुरू से ही संघर्षों में रहा, युद्धों में उसका जीवन बीतते रहा, सुख शांति का जीवन उसने जिया ही नहीं। 11 साल की उम्र में वो शासक बना पिता की मृत्यु के बाद, और हर वर्ष उसने कोई ना कोई अभियान किया है, हर वर्ष। और 1530 में लड़ते लड़ते ही, कोई बोलता है कि जहर के कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कल हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बाबर की सीख के भी बारे में पढ़ेंगे जो उसने हुमायूं को दी थी। क्योंकि हुमायूं के समय में एक महत्वपूर्ण सरदार था और उसका नाम है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी जो किसी अभियान में बाबर की ओर से भी लड़ा था, शुरुआती अभियान में वो किसकी ओर से लड़ा था? बाबर की ओर से लड़ा था। तो बाबर जानता था कि शेरशाह सूरी कितना खतरनाक हो सकता है। तो बाबर ने हुमायूं को बोला था कि तुम सब कुछ करना, मगर शेरशाह सूरी से सावधान रहना, उससे सतर्क रहना, ये भी बोला था। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, और कल पढ़ेंगे हम हुमायूं के बारे में।